नो नो सर। सर। चलो ठीक है। तो कल हमने बात की थी ईएम स्पेक्ट्रम की, है ना, तो उसी को थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं। ईएम स्पेक्ट्रम, तो इसको हमने पूरा लर्न कर लिया था विद इसकी वेवलेंथ, राइट। यस सर। यस। तो इसको फटाफट बोल देते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता था। आर रेडियो 10 रेडियो जी आई एक्स यू एक्स जी। जी, है ना। ये कौन सी वेव्स थी। रेडियो वेव्स। रेडियो हाँ, ठीक बोला बिल्कुल अवंतिका। हाँ, एम से, माइक्रोवेव आई से, इंफ्रारेड वेव। ओ से, ऑप्टिकल वेव्स। ऑप्टिकल। नाम हमने बोल दिया याद रखने के लिए, वैसे आता क्या है इसमें, विबग्योर, है ना, वो भी है। यस सर। अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज। वायलेट एक्सरे एंड गामा। गामा रेज। और यहाँ पर क्या है, अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्ट्रावायलेट। यहाँ पर एक्सरेज और यहाँ पर गामा रेज। गामा रेज। नीचे जाते जाते क्या इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, और वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। है ना। तो अब इनकी और वेवलेंथ स्पेक्ट्रम कैसे याद रखते हैं, यहाँ पर क्या लिखूं, 10 raised to the minus 10 to 11. the power minus 11. यहाँ पर 10 to the power minus 11, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 7, or 7, 10 to the power minus 11, माइनस 10 7 raised to the power minus minus 3. 1. 3. ऊपर लिखते से To पहले the minus 3. माइनस 10 रेस्ट पावर माइनस 1 10 to the 1. power 10 minus minus 1. 10 रेस्ट पावर बोलो, सर आपने उल्टा लिख दिया। रेडियो वेव का 10 raised to the minus 1 होगा। पावर 3 इधर आएगा। पावर क्या आएगा, यहाँ 1, यहाँ पर क्या Minus आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 3, 3. 3, और यहाँ क्या आएगा 7, 7. राइट। Yes sir. क्लियर है। बिल्कुल सर। एक सेकेंड, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, चले आगे। Yes ये sir. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, Gamma rays. गामा। गामा आई थिंक अब किसी को फ्रीक्वेंसी लर्न करने में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, है ना। Yes sir. चलिए फिर आज हम बात करेंगे एक्सरेज के बारे में। आज छोटा सा ही टॉपिक रहेगा हमारा, एक्सरेज और उसके न्यूमेरिकल। एक्सरेज जनरेट कैसे होती है ये सब हम बात करेंगे, एक्सरेज कितने टाइप की होती है ये भी हम बात करेंगे। एक सेकंड रुको बस, ये कोई बच्चा मैसेज कर रहा है। चल चल, हाँ जी। तो एक्सरेज सबसे पहले तो हमने बात कर ली थी, इसकी वेवलेंथ वगैरह तो हमें पता है, पर एक्सरेज किस लिए यूज होती है ये भी हमें पता है, लेकिन Yes sir. कैसे जनरेट होती है हमने इसके बारे में आज बात करनी। एक्सरे कैसे जनरेट होती है, अब ये कैसे बात करेंगे बताओ, सोचो। देखो, एक्सरे का कुछ जनरेशन मेथड था, हम क्या पढ़ा था उसमें, याद है किसी को तो, Excitation of inner shell electrons. इनर इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वही हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, हाँ, लेकिन थोड़ा एक और मेथड भी है इसका, अभी बात करते हैं। पहले एक्सरेज पर आ ही गए हैं तो एक्सरेज के बारे में बात करते हैं कि एक्सरेज होती क्या है, ये तो हमें पता चल गया, बट एक्सरेज कितनी टाइप्स की होती है ये बता देते हैं। एक्सरेज दो टाइप की होती है, एक होती है सॉफ्ट और एक होती है हार्ट। क्या, क्या फर्क है दोनों में, कोई बता सकता है।
बोलो, कुछ आइडिया किसी को? देखो नाम से वो है, इसको नाम से ही पता लगता है कि सॉफ्ट एक्सरे का मतलब क्या होता होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा या कम? कम, एनर्जी कम होती है। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा, अब एनर्जी किसका फंक्शन होती है? वर्क का, किस दो चीजें होती है ना, या तो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसका फंक्शन है? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। भूल गए हो? एनर्जी किसका फंक्शन होती है? ठीक ठीक, Frequency. फ्रीक्वेंसी का। तो अगर इसकी एनर्जी ज्यादा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी, ज्यादा. यानी उल्टा लिख दूं तो वेवलेंथ इसकी कम. और इसकी कम। वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो फिर क्या गलती दिख रही है इसमें तुम्हें? बोला तो सही था, लेकिन लिखने में कुछ दिक्कत है। एनर्जी कम होगी. सॉफ्ट रेव्स की। चले आगे चलिए। अब ये एनर्जी की बात होगी, ये हो गया है ना। अब हार्ड एक्सरे की जब ज्यादा होगी. एनर्जी का मतलब वेवलेंथ ज्यादा ना. से लिखा हुआ है, यहाँ पर ठीक कर दो। आइए कोई बात नहीं, हमने जो बोला था वो बिल्कुल सही था, लिखने में थोड़ा गलती हो गया। बोलो सॉफ्ट रेज की एनर्जी क्या होगी? कम। कम होगी. इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा, ज्यादा। और एनर्जी इसकी क्या होगी सर? ज्यादा. लेंथ तो कम इसकी होगी. वेवलेंथ क्या होगी? कम। अब ध्यान से सुनो, सॉफ्ट वेव्स की हम ज्यादा एनर्जी की ही बात करेंगे, तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, सॉफ्ट की या हार्ड की? हार्ड, हार्ड की, जिसकी एनर्जी ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा, ज्यादा. इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? कम, कम. होगी। क्लियर है सबको? यस. बोलो हाँ या ना, यस सर। है ना। तो अब अगर इसकी पेनिट्रेशन पावर मतलब समझते हो पेनिट्रेशन पावर का? बताओ पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है? सर उसके पेनल्टीमेट शेल से मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन वो अंदर से चीर के जाना। अब हार्ड एक्सरेज है, वो चीर के अच्छे से जा सकती है, किसी भी चीज के ऊपर फेंकोगे तो जाएगी सॉफ्ट एक्सरेज, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? गामा रेज की, गामा वेव्स की एनर्जी सबसे ज्यादा, तो उनकी पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे की बात कर रहे हैं, तो किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी? जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी, और ज्यादा एनर्जी किसकी है? हार्ड तो हार्ड एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर भी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। यही वजह है कि इसको कहाँ पर यूज करते हैं हम, मेडिकल पर्पस में, जहां पर हम लैब वगैरह में या डॉक्टर्स वगैरह एक्सरे करते हैं। क्योंकि हमारे एक्सरे में हमको बोन वगैरह चेक करना होता है ना, कि बोन चेक करते हैं, एक्सरे करवा के आते हैं कि कहीं डिफेक्ट है क्या, कुछ है, देखते हो ना एक्सरे से। तो इसके लिए बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा एक्सरे को। सॉफ्ट की इतनी एनर्जी नहीं है, किसकी ज्यादा एनर्जी है? हार्ड वाले की। पेनिट्रेट करेगा तभी तो जाके दिखाएगा ना बोन वगैरह कुछ, तो पेनिट्रेट करने के लिए हमें हार्ड, तो हार्ड एक्सरेज का हमारा ज्यादा यूज होता है, और वो भी मेडिकल पर्पस में ज्यादा होता है। क्लियर है क्यों होता है? मैंने बता दिया तुमको। क्लियर है ये बात? यस, सॉफ्ट एक्सरेज का यूज नहीं पढ़ते हम, बट फिर भी तुम ज्यादा देखो तो कोई एक वर्ड याद रख लो, कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोपी। हालांकि माइक्रोस्कोपी में इसका ज्यादा यूज होता है सॉफ्ट एक्सरेज का, लेकिन हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं हार्ड एक्सरेज। या क्लियर है? एक्सरे के दोनों टाइप, सॉफ्ट और हार्ड। एनर्जी किसकी ज्यादा है? हार्ड वाले. अब एक्सरे के जनरेशन के भी दो मेथड है। अब कैसे है एक्सरे जनरेशन, वो देख समझते हैं। देखो अभी मैं पूछूंगा बीच बीच में, तो एक चैम्बर ले लिया हमने, ये चैम्बर साथ में दिख भी रहा होगा तुम्हें, है ना, वैसा ही चैम्बर लिया हमने। अब एक चैम्बर ले लिया, तो इससे क्या किया है सर? इस चैम्बर से, ये वैक्यूम चैम्बर है बच्चे, इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कैथोड का फिलामेंट लगा दिया। कैथोड का फिलामेंट क्या करेगा, जब ये हीट करेगा तो अपने में से क्या छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अब यहाँ पर कैथोड है, तो दूसरी साइड क्या लगा होगा? एनोड। इस चीज का भी हमने एनोड लगाया है ना, वो क्या है? टंगस्टन का लगाया, टंगस्टन एटम का। किसका? टंगस्टन। लिख देता हूँ, एनोड किसका मिलकर बना हुआ है? टंगस्टन, क्वेश्चन ये भी उठता है टंगस्टन ही क्यों, बताएंगे अभी।
ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे इनको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने क्या कर दिया, किसी बैटरी से, हाई वोल्टेज की बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज की बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हाई वोल्टेज बैटरी क्या करती है, हमने डुअल नेचर में देखा था, ये एनोड में पॉजिटिव को अगर इंक्रीज कर दे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जल्दी 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 क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एनोड के, हाँ या ना, Yes, sir. है ना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल का तो ये काम होता है कि एक्सेलरेट करवाता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, Elect- एक्सेलरेट कराएगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो पोटेंशियल का क्या काम होता है सर, Excel. Correct. ईएम वेव्स जो जनरेट होती है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये किसके कारण यूज होती है, जब चार्ज क्या हो, एक्सेलरेट, क्या हो, चार्ज एक्सेलरेट। हमने पढ़े थे ना 3 केस, एक तो चार्ज रेस्ट पे, तो रेस्ट पे होगा तो क्या होगा सिर्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक एक्सेलरेट होगा तो क्या जनरेट करेगा, क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो दूसरे हुआ क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन जाके किस पे टकराएंगे सर, टंगस्टन में टंगस्टन पे, यानी एनोड पर। तो अब यहीं से खेल शुरू होता है ना, टंगस्टन से टंगस्टन पे जाएंगे, ये टंगस्टन का एटम है मान लो, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब टंगस्टन है, अगर एक एटम है तो इसके पास न्यूक्लियस भी होगा, उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट, हाँ। Yes. मैं टंगस्टन को बना देता हूँ येलो से, तो ये इसका एटम है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। Nucleus. ऐसा वैसे एटम ऐसा कभी भी दिखता नहीं है जैसा तुम्हें हम बनाते रहते हैं ना, एटम ऐसा नहीं होता, वैसे पता होगा तुमको, पता है ये बात, Yes, sir. एटम ऐसा नहीं होता नहीं जैसे होता। हम बनाते हैं, फिर कैसा होता है, Atom जैसा. तो हम तो एटम को ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। सर्च करना आज जाके घर, ठीक है, कि एक्चुअल में एटम दिखता कैसे है। दिखता इन द सेंस, एक्चुअल में असली फिगर हम क्या बनाना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव न्यूक्लियस, है ना, और इसके बाहर क्या घूम रहे हैं सर, वही इलेक्ट्रॉन्स वगैरह घूम रहे हैं ना। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं सर, याद रखना, ये कहाँ से निकले हैं, कैथोड वाले, या थोट से, कैथोड फिलामेंट वाले, है ना। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही एक्सरेज बन रही है ना। अब वो कैसे बन रही है वो देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है, क्या है, Fast moving. बहुत फास्ट मूविंग है। क्यों, क्योंकि देखो कैसे बैटरी से कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज सोर्स से, तो बहुत तेजी से घूम रहा होगा। तो इतना भी तेजी से हो सकता है कि ये एटम के अंदर चला जाए, और कहाँ किसके पास चला जाए, एटम के Nucleus. देखो ये फुल स्पीड में आ रहा था, यहाँ गया 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 गया, यहाँ एकदम से न्यूक्लियस के पास आ गया, तो न्यूक्लियस के पास बहुत स्पीड में था, बहुत स्पीड में था, कोई चीज बहुत स्पीड में आए और उसको कोई अट्रैक्ट कर दे अपनी तरफ, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. बढ़ जाएगी। सोचो, यहाँ से कोई जा रहा था फुल स्पीड से पहले, अब कैसे जाएगा, अगर यहाँ से जा रहा है एकदम से, यहाँ पर इसको कोई खींचने वाला आ जाए, अब इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, कम होगी ना. कम हो जाएगी। अब इस पे ब्रेक लग जाएगी, है ना, कोई खींचने वाला आ गया इसको अपनी तरफ। तो ऐसा ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ आया, इलेक्ट्रॉन जा रहा था फुल स्पीड में, तो न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ क्या कर लिया बच्चों, अट्रैक्ट कर लिया, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ पहले स्ट्रेट था वो ऐसा कुछ हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, Deflect. डिफ्लेक्ट हो गया। अब डिफ्लेक्ट हुआ तो एनर्जी में क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। अब ये एनर्जी या तो हीट में निकल जाएगी, है ना, या किस में निकल जाएगी, किसी फोटोन की फॉर्म में। और वो अगर फोटोन निकला तो वो किसका फोटोन होगा, X-ray. एक्सरे का, समझ में आ रहा है क्या। यस यस तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन्स की अभी किसके कारण एक्सरे जनरेट हुई है, मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स के कारण कैसे जनरेट हुई है, कौन बताएगा, सोचो। अभी बताया ना मैंने, बिल्कुल वही तुमको बताना मेरे को। So क्वेश्चन दोबारा बोलना. इलेक्ट्रॉन्स के कारण अभी एक्सरे जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे जनरेट हुई है, कौन बताएगा मेरे को, बताओ। अभी जस्ट बताया, तुम लोग रिपीट भी कर रहे थे मेरी बात को, है ना, तो बस तुमने एक बार और रिपीट। इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे जा रहा था तो उसको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया और इसलिए उसने सम एनर्जी लॉस कर दी, और उसी एनर्जी लॉस की मतलब वही
जो वो एक्सरे है। Heat और photon में। वो एनर्जी लॉस किसकी फॉर्म में निकल सकता है, या तो हीट या Heat और फोटोन। photon। अब लेकिन वो फोटोन किसका होगा, एक्सरे। X-ray। अच्छा, कोई बच्चा ये मत समझ लेना कि फोटोन सिर्फ लाइट का मतलब विजिबल लाइट का होता है, किसी के दिमाग में ये तो नहीं है ना, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं फोटोन इज अ पैकेट्स ऑफ फोटोन ज्यादा पैकेट्स ऑफ लाइट, तो ये मत समझ लेना सिर्फ जो विजिबल लाइट होती है उसका ही फोटोन हो, वही फोटोन की बनी होती है। एक्सरे होगी वो भी किससे मिलकर बनी है, Photon। है ना। अलग अलग फोटोन की अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए तो अलग अलग वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो एक्सरे का भी फोटोन होता है, गामा का भी फोटोन होता है, विजिबल वाले का भी फोटोन होता है ना, ऐसे सबके फोटोन होते हैं। अब ये जो फोटोन निकलेगा ये कौन सी रे का निकलेगा, एक्सरे। एक्सरे। ठीक है, तो अभी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने किसके साथ इंटरेक्ट किया है, न्यूक्लियस के साथ। वेरी गुड। तो इसके ऊपर एक ब्रेक लगा है, ब्रेक के कारण है ना इलेक्ट्रॉन पे एक ब्रेक लग गया, उसकी एनर्जी कम होगी, तो ब्रेक के कारण ये एनर्जी ये एक्सरे बनी है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन मेथड। क्या बोलते हैं, Breaking radiation। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ इंटरेक्ट किया, टंगस्टन की न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के साथ, है ना, न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलो हाँ या ना, No। क्लियर है, पक्का। Yes, sir. अब दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में क्या है, अभी मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा और पूछूंगा भी सही। देखो दूसरे मेथड में भी वही, ये हमारे पास क्या है सर, Atom। उसका टंगस्टन का एटम है ना, अच्छे से बना दे, येलो से बनाया था क्या पिछली बार, Yes, sir. Yes. है ना। अब ये है सर टंगस्टन का एटम, मान ले बहुत बड़ा बना दिया मैंने, मान रहा हूं मैं, बट कोई बात। यहां से कौन आ रहा है फिर से, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, कैथोड वाले, है ना। अब ये यहाँ पर भी क्या घूम रहे हैं टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन्स, घूमते जाएंगे, फिर हमें क्या दिक्कत है। अब क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करने की बजाय इसके किसके वाला, इस टंगस्टन एटम के किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन के साथ, इनर ऑर्बिट या शेल वाले इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो पास वाला दिख रहा है, ये के शेल वाला सबसे पहले है, जो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन के पास, और इतनी स्पीड से इससे टकराएंगे और इसको क्या कर देंगे, टकरा के इसको बाहर निकाल देंगे। तो जब ये भी बाहर निकल, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या हुआ, ये खुद भी बाहर निकला और इसने किसको भी बाहर निकाल दिया सर, जो टंगस्टन वाला ऑर्बिट वाला। तो अगर टंगस्टन वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी जगह क्या हो जाएगी अब, खाली, यस और नो। Yes। खाली जब हो जाती है ना किसी चीज को, तो हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं होल। क्या यूज करते हैं, होल। होल जहां पर भी दिख जाए तुम्हें फिजिक्स में, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वहां खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, वैकेंसी, है ना, वैकेंसी, खाली जगह। ठीक है, अब इस खाली जगह को भरने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो होता क्या, अगर ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, तो के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए या तो कौन आ सकता है, एल शेल वाला, या कौन आ जाएगा, एम वाला। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में इनर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई है ना, इलेक्ट्रॉन भरा है, इनर इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसको भरने के लिए और इनर दूसरे इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आए हैं और इनर वाले की शेल को भर दिया, ऐसा हुआ है ना। लेकिन ये जो इनर वाले से ऊपर वाला, अगर एल शेल से कोई के शेल में जंप करेगा तो उसको एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। और ये एनर्जी या तो फिर से हीट की मतलब कैसी फॉर्म में हो जाएगी, हो सकता है कि ये एनर्जी रिलीज हो किसी फॉर्म में EM वेव या फोटोन की फॉर्म में, और वो EM वेव या फोटोन किसका होगा, अगेन X-ray। इसमें क्या हुआ है सर, इनर ऑर्बिट ने ट्रांजिशन किया है, जैसे एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गया। क्यों आया, क्योंकि के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को किसने निकाल दिया था, कैथोड रे वाले इलेक्ट्रॉन्स ने आके बहुत स्पीड में आ रहा था, उसने निकाल दिया, तो उसकी जगह खाली हो गई। उसकी खाली जगह को भरने के लिए उससे ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। तो वो एल से भी आ सकता है और कहां से भी आ सकता है, के पे तो खाली है, तो एल से भी आ सकता है और एम से भी आ सकता है और आगे वालों से भी आ सकता है। तो अगर एल से आया, इसके नाम पड़ गए, अगर एल से आया तो इसको बोल दिया के अल्फा लाइन। क्या बोल दिया, के अल्फा लाइन। अगर एम से आया होगा तो क्या बोल देंगे, के बीटा
दो लाइंस होती हैं ऐसे, मतलब दो लाइन से ज्यादा भी होती है, मतलब हम जो मेन पढ़ते हैं वो के अल्फा लाइन और के बीटा लाइन। क्लियर है? लाइन। क्या हुआ सर इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट कर दिया? क्या कह रही है, क्या कह रहे हो? सर इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट कर दिया? अट्रैक्ट मतलब तो किया ही नहीं ना, ये बहुत स्पीड से आया इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, उसको बाहर निकाल दिया, टकरा के उसको बाहर निकाल दिया। नॉकआउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नॉकआउट किया, टकरा के बाहर निकाल दिया। अब कोई बंदा बहुत स्पीड से आए पीछे से, एकदम से उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, खुद भी बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया, तो उसकी जगह क्या हो गई अब खाली। अब खाली जगह को भरने के लिए कहां से आया सर? ऊपर से इलेक्ट्रॉन गिरा। अब ऊपर से इलेक्ट्रॉन अगर गिरेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? पहले रिलीज करेगा ना। बोहर में पढ़ा था कि अगर कोई हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। ये एनर्जी जो रिलीज करेगा वो किसकी फॉर्म में होगा? एक्सरे की फॉर्म। किसकी फॉर्म में होगा? एक्सरे की फॉर्म। क्लियर है? इसको बोलते हैं बच्चे कैरेक्टरिस्टिक, या अब कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, है ना? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अभी मैं दोबारा भी बताऊंगा इसको, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ इंटरेक्ट किया? इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, है ना? कैथोड रे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उसने, कैथोड वाले जो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उसने किसके साथ इंटरेक्ट किया? टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ इंटरेक्ट किया था? न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस के साथ। ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। थोड़ा सा देखते हैं, आओ दोबारा इसको अच्छे से। ये देखो दोनों केस दिखा रखे हैं। पहला केस दिख रहा है ये, इसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया। हाँ सर, उसने क्या किया सर? इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इजेक्ट, मतलब क्या कर दिया? बाहर निकाल। बाहर निकाल। अब इसको भरने के लिए क्या हो गया सर? जो ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन आया है ना, वो उसने इसको भर दिया। देखो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया, मतलब उसने उसकी वैकेंसी को क्या कर दिया? फिल कर। जब आउटर इलेक्ट्रॉन इनर वाले में आएगा तो वो अपनी क्या रेडिएट करेगा? या फोटोन जनरेट करेगा, जो कि किसका होगा? एक्सरे का। देखो ये एरो दिख रहा है तुम्हें, थर्ड वाला कहा गया है 2 वाले की जगह। एक्चुअल में एटम ऐसा ही दिखता है, ये तुम्हें दिख रहा है ना? ये मतलब दिखता नहीं, मतलब जैसे हम बनाते हैं एक्चुअल, जो अगर डायग्राम बनाना हो एटम का तो वो ऐसा होता है, पर ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट तुम समझो यहाँ तक। क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, कैथोड वाले इलेक्ट्रॉन ने आके किसको किया? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। अब उसकी जगह भरने के लिए उससे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या आया? जंप उसके पास आया। और जब ये ट्रांजिशन हुई, बाहर वाले ने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को भरा, तो उसने क्या की होगी? एनर्जी को रिलीज किया होगा। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी बच्चों? फोटोन की या फिर और वो फोटोन किसका हो सकता है? एक्सरे का। ये दूसरा तरीका मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लेना। When a high energy electron collide with inner shell electron, both are rejected. both कौन से? एक तो जो हाई एनर्जी वाला आ रहा था और जो इनर वाला था, दोनों क्या हो गए? बाहर निकल गए, है ना? फ्रॉम टंगस्टन एटम। तो उसकी जगह क्या बन गया? एक होल। और इस होल को भरने के लिए क्या आया? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। और उसको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी को लॉस। ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? एक्सरे के। क्लियर है सबको? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेशन। और इसमें कौन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, है ना? आइए दूसरा क्या था? ये रहा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया। देखो ये टंगस्टन वाला न्यूक्लियस है, देखो ये बहुत सेल से आ रहा था, लेकिन इसने इसको अपने पास अट्रैक्ट किया, तो इसके ऊपर क्या लग गई? थोड़ी सी ब्रेक लग गई। तो अब इसकी स्पीड पहले से क्या हो गई? स्लो हो गई। तो एनर्जी जो फॉर्म, एनर्जी का जो लॉस हुआ वो किसकी फॉर्म में जनरेट हो गया? है ना? एक्सरे की फॉर्म। क्लियर है? इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग। ब्रह्मस्ट्रंग इसका मतलब ब्रेकिंग है, तो ब्रेकिंग एक्सरे जनरेशन इसको बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में रिड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम हो गया कंटिन्यूअस एक्सरे। अब याद रखना, अब हमेशा एक्सरे नहीं निकलेगी, क्यों? मैंने बोला है कि इसकी फॉर्म में भी निकल सकती है एनर्जी, हीट की फॉर्म में भी तो निकल सकती है ना एनर्जी। जरूरी नहीं है हमेशा एक्सरे की फॉर्म में निकले। तो होता क्या है? हीट की फॉर्म में हो सकती है ना? अब देखते हैं कैसे करते हैं ये बात, सुनो मेरी बात।
अब 100% ऐसा अगर केसेस हैं तो उसमें से 99% ऐसा होता है कि हीट फॉर्म होती है उसमें से, या मैं 99% हीट ना बोल के क्या बोलूं, सिर्फ 1% का चांस है क्या बनेगी, एक्सरे। और उस 1% में भी कौन सा मेथड है जिससे सबसे ज्यादा एक्सरे जनरेट होती है, ये वाला ब्रेकिंग, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। है ना। वो बचा हुआ कितना होगा, ज्यादा चांस कितना, इस 1% का भी अगर मैं देखूं तो 80% चांसेस है कौन सी एक्सरे का जनरेशन हो सकता है, अच्छी कौन से मेथड से एक्सरे जनरेट होती है, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग एक्सरे। जो बचा हुआ 20% है वो कौन जनरेट किसकी मेथड से होता है, वो करेक्ट। तो कितना चांसेस है सर, 1%। 1% में भी सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, करेक्टरिस्टिक एक्सरे के या कंटिन्यूअस के, सर कॉन्टिन्यूअस के। और जो बचा हुआ 20% है वो किसका है, करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। बहुत बार रिपीट कर दिया इसको, फिर भी किसी को कोई डाउट है, वरना फिर मैं पूछूंगा। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। लीना, लीना आवाज आ रही है मेरी? लीना चौहान, देखो ऐसे ही बोल दोगे अभी भी। कोमल आवाज आ रही है मेरी? कोमल नहीं है ना, फिर जवाब ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। प्रियंका, यस सर। हाँ प्रियंका, प्रियंका कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में किसकी इंटरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की? कॉन्टिन्यूअस यानी ब्रेकिंग वाले मेथड में सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की, है ना। किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की होगी। ज्यादा चांसेस किसके हैं, कौन बताएगा बनने के, करेक्टरिस्टिक एक्सरे की या कॉन्टिन्यूअस के? सर कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। चलो ठीक है बच्चे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं पहले इसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, है ना। अब देखो जब भी एक्सरे बनेगी, है ना, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो या कैसे भी मान लो, ब्रेकिंग में मान लो या करेक्टरिस्टिक में मान लो। अभी करेक्टरिस्टिक में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। आओ, करेक्टरिस्टिक में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है ना। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा वो बहुत एनर्जी से आ रहा होगा, उसको एनर्जी किसके कारण मिल रही है बताना। हाई एनर्जी वाला हाई वोल्टेज बैटरी। और वोल्टेज वाला फॉर्मूला हमें याद है, जो पोटेंशियल होता था वो E इंटू क्या होता था, सॉरी हाँ, जो E इंटू वी किसके इक्वल होता था, हाफ एम वी होता था पोटेंशियल, है ना। जरूरी नहीं है हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया तो ये एनर्जी कैसी हो जाती, मैक्सिमम। अभी के लिए बात हो जाती है ना। अब ईवी है वो पोटेंशियल, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड किससे डिपेंड हो रही है, पोटेंशियल से, है ना। किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नॉकआउट करता है या नहीं करता? यस। ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, बिल्कुल करता है। अब नॉकआउट करने के लिए कुछ वेवलेंथ, या अगर मैं बोलूं कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे लेवल से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज। एक्सरे की। तो जो एनर्जी फोटोन निकला वो मान लो कितनी वेवलेंथ का निकला, लैम्डा, है ना। तो वो मैक्सिमम कब हो सकती है, उसकी वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी एनर्जी का वेव फोटोन निकला है, उसकी वेवलेंथ या उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, सोचो थोड़ा सा, किस पे डिपेंड करेगी, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। दोबारा बोलना। कितनी स्पीड से आ रहा है वो। और मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो एक्सरे निकली है, इसका जो फोटोन निकला है, इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन पे कैसे, उस इलेक्ट्रॉन का काम तो निकालना था, है ना, वो तो निकाल देगा। उसका इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग था उसका काम क्या कौन था, से शेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो, अगर एल शेल से आया तब भी एनर्जी अलग निकलेगी, क्योंकि ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि फोटोन कितने का निकला है ना। ये फोटोन कितनी वेवलेंथ का निकला है, ये किस पे डिपेंड करता है, खुद बताओ कि वो कौन सी लेवल से जंप करके इलेक्ट्रॉन कौन सी लेवल पर आया है। मान लो वो कहां से आया होता,
एल से आया होता या वो कहाँ से आया ज्यादा होता, एनर्जी। ए से। अभी ये नहीं कह सकते ज्यादा निकलेगी, पर एनर्जी का चेंज होगा, है ना, होगा ना। यस यस सर। सर हो ये किस पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ये लेवल पर डिपेंड करता है कि कौन से लेवल से कौन सी लेवल पर जंप किया है ना। ये पक्की बात है, सबको क्लियर है। यस सर। Yes. तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है ना। अभी बाकी सारा क्वेश्चंस में भी हम देख लेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर मैं कब कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी का निकलेगा, कोई बता सकता है। जब ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। जब ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, और ज्यादा किसमें कमी आएगी, किसमें कमी आएगी ज्यादा से ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी। जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई उसमें एनर्जी क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। जिसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा, अगर जिसमें सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्या होगी, सब सारी की मैक्सिमम। है ना। मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, या उसका लॉस हो जाए। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। लॉस हो जाए। एनर्जी जो फोटोन निकलेगा वो मैक्सिमम एनर्जी का निकलेगा। और मैक्सिमम एनर्जी मतलब वेवलेंथ कैसी होगी उसकी, फिर सोचो। हाँ, कम। इनवर्सली वो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ। समझते हो। और मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये बात याद रखना। अभी देखते हैं, थोड़ा सा याद क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन्स विद द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉल ऑन अ टारगेट इन एक्स-रे ट्यूब। इलेक्ट्रॉन आया, टारगेट पे गिरा, ठीक है। हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया, टारगेट पे गिरा। टारगेट कौन है, मान लो टंगस्टन एटम। तो पूछा है कट ऑफ वेवलेंथ बताओ एमिटेड एक्सरे की। क्या पूछी है, कट ऑफ वेवलेंथ। तो कैसे निकालोगे, यानी लैम्डा नोट पूछा उसने। सोचो, पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया होगा इसकी एनर्जी चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो आया होगा इसकी एनर्जी कैसे निकालूंगा, उसका लैम्डा दे रखा है, कोई बात नहीं। लैम्डा का फॉर्मूला पता है ना मेरे को, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या होता है, एच म्यू पी, है ना। और मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो क्या मैं पी को एनर्जी में नहीं बदल सकता, काइनेटिक एनर्जी में बदल सकता हूँ। पी को क्या लिख दूं, अंडर रूट मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास इनटू हाफ एम स्क्वायर, या अंडर रूट 2m के। याद है ना, पोटेंशियल मोमेंटम और एनर्जी में ये रिलेशन होता था काइनेटिक एनर्जी। पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पी इसके इक्वल होता था अंडर रूट 2m के, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। तो पी की जगह मैं सीधा ही क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2m के। यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलो हाँ या ना। ये किसकी एनर्जी आई है, कौन बताएगा मेरे को, सोचो ये किसकी काइनेटिक। हाँ पक्का, ध्यान से देखो, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, बोलो। इलेक्ट्रॉन। एनर्जी भी किसकी आई है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ से मैं उसकी एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दो। कैसे निकालोगे, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने तो एनर्जी देखनी है ना, एच स्क्वायर अपॉन 2m। लैम्डा स्क्वायर। ये एनर्जी से आया है कौन, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया है। और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अगर मेरे को मैक्सिमम एमिटेड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाए, सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए भाई। मैक्सिमम एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, मान लो किससे निकलना चाहिए सर, मैक्सिमम एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए सर, अगर मैक्सिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए तो सर सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाएगा, ये सारी की सारी एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो एनर्जी किसको मिल जाएगी फिर, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर निकलेगा। और बाहर कौन निकल रहा है बच्चों, फोटोन। ये सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। और वैसे एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला पता नहीं हमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है,
ये हमने अभी अभी निकाला है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 me, सेम Yes, sir. Yes, हो या ना, अभी निकाला होगा बिल्कुल यही। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी किसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे लिखते हो, E इज इक्वल टू H H mu और एच म्यू को क्या लिखोगे, एच सी बाय। Lambda. lambda तो ये एनर्जी किसकी एनर्जी के इक्वल हो जाए, फोटोन उसकी इलेक्ट्रॉन की, वो कितना था, एच स्क्वायर upon 2m लैम्डा। lambda क्लियर है, लैम्डा का स्क्वायर पर था। क्लियर है सबको। Yes, एक लैम्डा से एक लैम्डा कट गया, एच से एच कट गया, है ना, तो 2mc अपॉन में एच इज इक्वल टू आ जाएगा 1 लैम्डा। 1 लैम्डा किसके इक्वल मिलेगा, H upon 2 H MC. upon C. कुछ दिख रहा है क्या, देखो कुछ दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है तुम्हें, सर दिखाने, एक मिनट। फिर मैं बताऊंगा, पहले तो तुम देखो, तुमको ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर मैं बताऊंगा। देखो सर लैम्डा नॉट लैम्डा नोट पूछा है, अच्छा वो लैम्डा नोट किसका होगा, किसका पूछा है, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे। तो फोटोन की वेवलेंथ कट ऑफ होना चाहिए। तो सर एक बात बताओ, ये एनर्जी किसकी थी, Photon की. Photon वेवलेंथ भी किसकी होगी, अच्छा ये एनर्जी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की, Electron ये की. वेवलेंथ भी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, इसको इससे काट सकते हो क्या, No, sir. समझ में आ रही है ये बात, बिल्कुल सर. पक्का दोबारा बताऊं, ये बता दो एनर्जी सर. किसकी थी, फोटोन की, तो ये वेवलेंथ भी किसकी थी, फोटोन की। ये एनर्जी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की, तो ये वेवलेंथ भी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की। अब इनको चेक, इनको अलग अलग करने के लिए, क्योंकि वो कट ऑफ बोली है तो इसको लैम्डा नोट से लिख दूं ताकि तुम्हें पता लग जाए ये अलग है, कोई दिक्कत। तो बस इस No. लैम्डा को इस लैम्डा से नहीं काटना, बाकी सब तो कट सकता है क्या, Yes sir. yes sir. एच के लिए ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं है। अब ध्यान से देखना, दोबारा पूछूंगा एक चीज, एच से एच कट गया, ठीक है, तो अब लैम्डा नोट की वैल्यू निकालनी थी, कट ऑफ वेवलेंथ, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2m 2m लैम्डा अपॉन ऑन, पक्का चेक करो, yes sir. दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर A. फर्स्ट दिख रहा है, तो चेक भी कर लो, Yes, sir. Yes sir. यही है क्या, Yes, sir. Yes sir. यही दिमाग में रखना है तुमको, सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाएगा, फोटोन ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसके इक्वल कर दी मैंने, बस फोटोन Photon. Photon. समझ में आई किसी को बात, अगर नहीं आई तो मेरे से पूछो, समझ रहे हो, कट ऑफ वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ हो गई, तो यानी मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, फोटोन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन की अप्रोच सिर्फ यही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल के किसके इक्वल रख दो, फोटोन की एनर्जी। पॉइंट ये आता था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालूं कैसे, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए मेरे को दे रखी थी उसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली, तो मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी तो लगा दिया, लेकिन मेरे को तो एनर्जी चाहिए, तो पी को क्या लिख दिया, अंडर रूट 2m की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये एनर्जी से कौन आया था, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन निकलना चाहिए तो ये सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जानी चाहिए, फोटोन। फोटोन की एनर्जी बताओ तो सही होती क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू को लिख दिया C बाय लैम्डा नोट। लैम्डा नोट क्यों, क्योंकि वेव इसकी क्या बोली है, कट ऑफ वेवलेंथ है ना, तो लैम्डा नोट आ गया, क्लियर है। तो लैम्डा इन दोनों एनर्जी को आपस में क्या कर दिया, बस इक्वेट कर दिया, इन दोनों एनर्जी को क्या कर दिया मैंने, इक्वेट। तो कोई भी डाउट है तो बताओ, देख लो अच्छे से, यही हमने इसमें किया, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल दी हमने, और कट ऑफ वेवलेंथ देखी HC बाई E के इक्वल है, ठीक है। इक्वेशन 1 देखा, इक्वेशन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया बच्चे, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। चल सकते हैं आगे, बिल्कुल सर। आइए। अवस्था कुछ पूछ रही है सर।
कौन? कौन पूछ रहा है बच्चे? नहीं, मैंने यस सर बोला था। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो वेवलेंथ दे रखी है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की, और कौन सी लाइन? के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन। के अल्फा लाइन में कब कहाँ से आता था? एल से। के में आता था एल से, और के होता है n इज इक्वल टू 1, तो एल क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू n इज इक्वल्स टू 2 से 1 में आ रहा है, तभी क्या हो रही है? के अल्फा। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ दे रखी है कितनी? 0.32। 32 mm। तो के अल्फा के लिए बोल देता हूँ कितनी दे रखी है? 0.32 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा, ऐसे ही के बीटा के लिए भी दे रखी है कितनी? निकालनी है। तो के अल्फा के लिए एन फाइनल क्या होगा? फाइनली कहाँ पर गिरा है? 1 पर। गिरा कहाँ पे से? 2 से और के बीटा के लिए गिरा तो कहाँ पर ही होगा? 1 पे, और लेकिन कहाँ से? 3 से। 3 से। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पर, Yes. यहाँ पर दिख रहा है 3 और 2 दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है? तो सेम। अब फॉर्मूला का तो हमें पता है, लैम्डा निकालना, तो लैम्डा का फॉर्मूला हमें पता नहीं क्या? 1/λ इज इक्वल टू, याद है क्या किसी को? R इंटू, याद करो, 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/, n का स्क्वायर। याद आ गया सबको? Yes, sir. तो अगर ये कल अल्फ दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दो, पहले के अल्फा के एन अल्फा के लिए निकाल देते हैं, के अल्फा के लिए, तो इसके लिए भी 1/n आर तो लिखूंगा ही, 1/nf की जगह क्या लिख दूं? कहाँ गिर रहा है के अल्फा में? 1/1 पे, का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/अल्फा के बीटा के लिए लगा दो, आर तो आएगा ही, गिरेगा तो अभी भी कहाँ? 1 पर। गिरेगा कहाँ से लेकिन? 3 से। ठीक है, 3 से 9। दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड कर दो, डिवाइड है ना? तो डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/के अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा के बीटा इज इक्वल टू, आर से आर कट गया बच्चों, राइट? यहाँ पर अंदर क्या बचेगा खुद बताओ? 3/4। यहाँ पर क्या बचेगा? 8/9, राइट? तो ये हो जाएगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा? 8/9। डिवाइड के डिवाइड में आ जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये भी डिवाइड के डिवाइड में, तो ऊपर। अल्फा के बीटा डिवाइडेड बाय के अल्फा इज इक्वल टू 3 9 32 क्लियर है? तो इसको कर सकते हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो इसमें बताओ। नो सर। पक्का? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, यहाँ पर चेक कर लो। आंसर आ चुका है वैसे हमारा, फिर भी कुछ भी रह गया वो डाउट तो मेरे से पूछ लो। यही किया है अप्रोच, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगाया है सर हमने। के से के कटा है, एन से एन कटा है, सब कुछ कर लिया। कुछ भी रह जाए, मैं दोबारा बोल रहा हूं तो पूछ सकते हो, अच्छे से देख लो। कोई डाउट किसी को? रेशो ही निकालनी थी, रेशो निकाल दी हमने। आसान है। के अल्फा के बीटा सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बस अब तो चीजें हल्की फुल्की देखनी है। अब यहाँ पर एमस्ट्रॉन्ग में आंसर है, एमस्ट्रॉन्ग में लिखना है, हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो फिर आगे चले सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है ये बतानी है। तो अब तुम ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीजेस व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीजेस। सोचो, वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक वाली जो इसमें इलेक्ट्रॉन किसके साथ इंटरेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो वो कह रहा है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी जो बाहर निकलेगा फोटोन। अगर क्या कम हो जाए, अगर क्या बढ़ जाए? एटॉमिक ठीक बोल रहे हैं। बढ़ जाए। क्या ऐसा होगा? यस सर। कैसे पता? सर एनर्जी बढ़ जाती है ना फोटोन की जो निकलता है। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज कर दिया, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? -13.6 Z²। बट ये तो हमारा वैसे फॉर्मूला है बोहर वाला, लेकिन अगर ना भी हो, बोहर वाला ना भी लगाओ,
तो भी तुम्हें पता है ना, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो ये लेवल चेंज हो जाएंगी सर, है ना। और इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा लेवल चेंज हो जाएगी, और लेवल चेंज हो जाएगा तो इनका डिफरेंस चेंज हो सकता है, तो क्या भी चेंज हो जाएगी, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से एनर्जी तो चेंज होगी ही होगी। एनर्जी चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी सर, चेंज हो तो ये तो पक्की बात है कि सही ऑप्शन है ना। सेकंड पर आ जाओ। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड अपॉन, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक्सरेज की जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। क्या ये बात सही है या गलत है, सोचो। वो कह रहा है कट ऑफ मतलब, क्योंकि वो तो सर न्यूक्लियस के साथ करेगा। वो तो इंटरेक्शन किसके साथ करता है, न्यूक्लियस के साथ। और उसकी एनर्जी भी क्या लेवल के बीच में डिसाइड होती है, नहीं, उसकी एनर्जी तो कौन डिसाइड कर रहा होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, कौन डिसाइड करता है एनर्जी जो आ रही है इलेक्ट्रॉन की, सर हाँ, कौन प्रोवाइड करता है उसको एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मैंने कहा था बहुत फास्ट मूविंग है, कौन डिसाइड कर रहा था, हाई वोल्टेज बैटरी डिसाइड कर रही थी ना। तो तुम एटॉमिक नंबर चेंज कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सारा किस पे डिपेंड करता है, खेल किसका है, पोटेंशियल है ना, V का खेल है। अगर V बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, V बढ़ाओगे तो कम कर दोगे तो एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन की आएगी। क्लियर है। तो ये किस पे डिपेंड करता था, कंटिन्यूअस वाला। अब याद दिमाग में रख लो, कंटिन्यूअस वाला जब भी आएगा तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे, वोल्टेज पे, वेरी गुड, बैटरी पे। और कैरेक्टरिस्टिक वाला आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा सर, एटॉमिक नंबर पे, यानी लेवल्स पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, गलत। मतलब इस केस में गलत का मतलब ये ऑप्शन मार्क कर दोगे, ठीक है। क्लियर है सबको। देन अब किसी को ये दोनों चीजें याद रखना। आज जो मैंने कराया है एक्सरे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एक्सरे का। आ जाएगा तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम इसी से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 90% इसी से क्वेश्चन आएंगे। अगर बाहर से कोई आ गया तो फिर देखेंगे, लेकिन इससे बाहर आना नहीं चाहिए क्वेश्चन। हमने देख लिया सारा कैरेक्टर्स। एक्सरे के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, टू टाइप्स। कौन कौन से, सॉफ्ट रेज और हार्ड एक्सरे। मेडिकल पर्पस के लिए किसका ज्यादा यूज होता है, हार्ड एक्सरे का। अगर मेडिकल पर्पस के लिए हार्ड एक्सरे का यूज हो रहा है, अब वो मुझे बताओ। और हाँ, कितने मेथड है जनरेट करने के, 2 मेथड। 2 मेथड्स में से शिवानी बताएगी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन किसमें होती थी, कौन सा मेथड था वो। अच्छा, दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है इंटरेक्शन के तौर पे, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। एक तो हैंड रेस तो कह रहा हूं, कम से कम दो, बहुत कम बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी, आप बताओ। सर कंटिन्यूस वाले में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इंटरेक्शन होगी, वेरी और गुड, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक वाले में इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन होगी, क्लियर है। कंटिन्यूस वाले का एक और नाम भी था, लीना, आप तो बता सकते हो, आप नहीं बताएगी, है ना। पल्लवी पक्कू जिन्होंने लिख रखा है, आप बता सकते हो कंटिन्यूस वाले का दूसरा नाम क्या है। एक और नाम से भी बोलते थे इसको, हिंट देता हूं, उसकी स्पीड कम हो जाती थी इलेक्ट्रॉन की। बोलो प्रीशु। सर ब्रेकिंग रेडिएशन मेथड। हाँ, और कंटिन्यूअस एक्सरे की जो फोटोन, अब एक बात बताओ, जब एक्सरे निकलेगा तो उसकी एनर्जी चेंज हो किस पे डिपेंड करती है, कंटिन्यूअस एक्सरे में पोटेंशियल डिफरेंस पे, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स में लेकिन एटॉमिक नंबर, उसके लेवल का डिफरेंस। और कंटिन्यूअस में कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्लियर है सबको। ये एक्सरे का था, फॉर्मूला हमने सारे पढ़ लिए, हमने जितने टाइप्स थे एक्सरे के वो भी कर लिए। इससे बाहर एक्सरे का नहीं आना चाहिए।
है ना, ठीक है। फिर भी हमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख गया तो हम आपको जरूर करवाएंगे। यहाँ तक हमारा काम खत्म होता है एक्सरे का, और ये चैप्टर भी पूरा होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अच्छा चैप्टर है। उसके अंदर ना कुछ ऐसा रहता है कि मैं ज्यादा चीजें तुमको ये नहीं कह सकता कि लर्न कर लो, है ना। उसमें बहुत चीजें ऐसी है जो समझनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, अभी तक के जो चैप्टर थे हमने जो अभी 3-4 पढ़े हैं, उसमें क्या है सर, फॉर्मूला लर्न करो और काम चल रहा था ना सबका। Yes, sir. एक्सरे सेमीकंडक्टर में तुम्हें 1-2 डेरिवेशन समझनी पड़ेंगी बस, जैसे पीएन जंक्शन डायोड। इसको एक बार समझ लोगे तो आगे वाला सारा काम खत्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पीएन जंक्शन डायोड कोई मिस मत करना सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और मैं दोबारा रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि एक टाइम जब मैं उसको रिपीट करूंगा तो पूरा लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक कौन सा होगा, पीएन जंक्शन डायोड। तो वो टॉपिक दोबारा रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि और सारे आगे के जितने भी टॉपिक होंगे उससे आगे, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करेंगे, उसी टॉपिक पे जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। लेकिन शुरुआत के लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। जब भी पीएन होगा उनमें से कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। जिसने सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड मिस कर दिया वो समझ लेना उसका सेमीकंडक्टर गया, 80% सेमीकंडक्टर गया, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, अब नया चैप्टर करेंगे है ना, सेमीकंडक्टर। कोशिश करेंगे इसी मंथ वो भी कंप्लीट हो जाए हमारा। सर Yes, sir. आपने बोला था वो टंगस्टन ही क्यों यूज किया? हाँ वेरी गुड, याद दिला दिया। टंगस्टन ही क्यों यूज होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो बहुत हीट जनरेट करेंगे, जिस पे टकराएंगे उसको गर्म कर देंगे। और अगर गर्म कर देंगे, मान लो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट सहन कर जाएगा और खराब नहीं। क्लियर है? यस Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो जो बच्चों ने जवाब नहीं दिया मुझे उनको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछेंगे। पल्लवी है ना, लीना, खासकर आप दोनों याद करना, मैं तो सब है ना। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू। Bye, sir. बाय सर, गुड नाइट सर। कोई कुछ कह रहा था, अवंतिका कुछ बोल रहे थे क्या? जी हाँ बोलो। सर, वो जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो एक बार समझा दोगे, मेरे को समझ नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था। कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा क्लास है ना उसमें करवा देंगे, ठीक है। सर मैंने आपको भेजा है, देखा आपने, सही है या गलत है? नहीं, फोन देखा नहीं अभी। लास्ट क्वेश्चन क्या था बताओ मुझे, अगर छोटा सा होगा बस तो वही फॉर्मूला लगेगा था, E नॉट इज इक्वल टू P नॉट C। देख लेंगे बच्चे, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा क्लास में आओगे ना सब, तो एक्स्ट्रा क्लास में मेरे को बता देना कौन सा क्वेश्चन था, उसी टाइम देख लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय। Bye. और एक्स्ट्रा क्लास जरूर आना, आज बहुत 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होंगे। क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए थे 12th के अवंती वाले चैप्टर में टेस्ट में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो 12th के तो आसान थे, लेकिन वो अभी देखेंगे ना क्लास में आना, ठीक है। इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चंस। ओके बाय बाय। बाय Bye, सर, sir. बाय Bye, सर। sir.